हेलो, टॉपिक इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, इंड एस है, वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग के भी अपने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंसेप्ट कहाँ से आया, इंडिया में कब आया। देखो 1970 में सबसे पहले अमेरिका में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए। इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अमेरिका में 1970 में किसने बनाया था? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने बनाया था। आपको सबसे पहले कंट्री का नाम ध्यान रखना है और सन का। इंडिया में 2001 और 2002 के बीच में इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया यानी ICMAI के द्वारा एक क्या बनाया गया, एक बोर्ड बनाया गया, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इस बोर्ड ने क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए और नंबर में कितने, 24। वापस से बताते हैं, अमेरिका के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहली बार 1970 में। अगर कोई कंट्री है जहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पहली बार बनाया गया तो वो अमेरिका है। 1970 में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्या बनाए, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए। अगर बात आती है इंडिया की तो 2001 और 2002 में इंडिया के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए। कितने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए? टोटल 24। बनाए किसने? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने बनाए। अब बात ये आती है कि इस बोर्ड को किसने बनाया? इस बोर्ड को बनाया ICMAI ने। ICMAI ने बनाया। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया। इसने क्या बनाया? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया ने एक बोर्ड बनाया। उस बोर्ड ने क्या बनाए? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए, नंबर में थे 24। अब इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एम क्या है, इनको क्यों बनाया गया था? तो कॉस्ट स्टेटमेंट में कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए, कॉस्ट स्टेटमेंट में कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को मेजरमेंट करने के लिए, उनका क्लासिफिकेशन करने के लिए और डाटा में कंसिस्टेंसी लाने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाया गया। देखो क्या बोला गया कॉस्ट स्टेटमेंट में। कॉस्ट स्टेटमेंट क्या है? कॉस्ट स्टेटमेंट एक वो स्टेटमेंट है जिसमें किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी बिजनेस की टोटल कॉस्ट को शो किया जाता है। तो इस कॉस्ट स्टेटमेंट में कॉस्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उन सभी इंफॉर्मेशन को, जैसे डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ओवरहेड है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारे एक्सपेंस कहाँ शो करते हैं? कॉस्ट शीट में। कॉस्ट शीट क्या है? कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है। तो कॉस्ट स्टेटमेंट में कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को मेजरमेंट करके उनका क्लासिफिकेशन करना और कॉस्ट डेटा में कंसिस्टेंसी लाने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज किया गया। फायदे क्या हुए इससे? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई किया गया, यानी अब जब कंपनी अपनी कॉस्टिंग करती है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके ही क्या करेगी? अकाउंटिंग करेगी, कॉस्टिंग की। अब इससे फायदा क्या हुआ था? किससे? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पहली बार यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि एक जैसे। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंपनी क्या कर रही है, हर साल अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर कर रही है, तो कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी क्या? यूनिफॉर्मिटी का मतलब है सेम पैटर्न। एक रूल दे रखा है, मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एक्सपेंस कॉस्ट को किस तरीके से शो करेंगे। अगर हर साल हम उसी पैटर्न से उन एक्सपेंस को शो करेंगे तो उनमें क्या आएगी? यूनिफॉर्मिटी आएगी। जब भी कंपैरिजन करने की रिक्वायरमेंट होगी तो हम कंपेयर भी कर पाएंगे। सेकंड है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इन कॉस्ट। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि लगातार कॉस्ट को शो करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवर, ये क्या होंगे? इस तरीके से हम कॉस्ट को शो करेंगे। क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डायरेक्ट मटेरियल का अपना अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, लेबर कॉस्ट का अलग है, ओवरहेड का अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। मेजरमेंट और एलोकेशन करेंगे, यानी जितनी भी कॉस्ट है उन कॉस्ट को डिपार्टमेंट वाइज कैसे एलोकेट करेंगे। ये सब चीज कॉस्ट में यूनिफॉर्मिटी लाना,
कंसिस्टेंसी इन कॉस्ट, क्लासिफिकेशन करना और मेजरमेंट और साथ में अलोकेशन। ये सारे फायदे किससे मिले थे? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करने को अप्लाई करने के बाद मिले थे। जो मेन चीज है वो क्या है कि इंडिया में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए किसने थे? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने बनाए। नंबर 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। कब बनाए थे? 2001 और 2002 के बीच में बनाए थे। दूसरा ये याद रखना, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया ने एक बोर्ड बनाया था, उस बोर्ड ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए। अब हम 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को याद करेंगे। हम क्या करेंगे? छोटी छोटी अपनी मिल करके ट्रिक बनाएंगे, अपन आप और मैं मिल करके हमारी छोटी छोटी ट्रिक बनाएंगे और उनसे इन 24 अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मैं आपको टिप्स पे याद करवा दूंगी। अब देखो आगे, अब हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्या करेंगे? याद करेंगे। क्या करेंगे? छोटी छोटी ट्रिक से इनको याद करेंगे। पहले सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 से 10 तक याद करेंगे। 1 से 10 तक अपनी एक छोटी सी ट्रिक बनाएंगे। देखो, सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कैसे याद करेंगे? मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को क्या करना है? प्रोडक्शन करना है, इस मार्कर का मैन्युफैक्चरिंग करना है। इस मार्कर को बनाने की कितनी कॉस्ट आएगी? सबसे पहले मैं ये देखूंगी। इस मार्कर को बनाने की कुछ कॉस्ट फिक्स कॉस्ट होगी, कुछ कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होगी। यानी कॉस्ट का मैंने क्या कर दिया? क्लासिफिकेशन कर दिया। अपने को क्या बनाना था? मार्कर बनाना था। इस मार्कर को बनाने के लिए कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी मार्कर को बनाने के लिए फैक्ट्री का रेंट भी पे करना पड़ेगा और कुछ फिक्स एक्सपेंस भी होंगे और कुछ वेरिएबल भी होंगे। वेरिएबल का मतलब क्या है? लेबर को, मटेरियल को जो एक्सपेंस पे करेंगे, मटेरियल को लाने के ऊपर जो खर्चा हुआ, लेबर को जो सैलरी पे की, वो सारे क्या है? वेरिएबल। तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले क्या है? हम कॉस्ट देखेंगे, कॉस्ट कितनी आएगी। उस टोटल कॉस्ट का सबसे पहले हमने क्लासिफाई कर दिया कि इतनी तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी, इतनी फिक्स कॉस्ट आएगी। ठीक है। सेकंड क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। सेकंड नंबर पे मैं अपनी कैपेसिटी चेक करूंगी। मैंने ये तो देख लिया कि कॉस्ट को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया कि ये तो फिक्स कॉस्ट है, ये तो वेरिएबल कॉस्ट है। अब इन फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को पे करने के लिए क्या मेरे पास पैसा है? मैंने पॉकेट में हाथ डाल के चेक किया, पैसे तो हैं। अगर पैसे हैं तो क्या करेंगे? मैंने क्या चेक किया? सेकंड नंबर पर कैपेसिटी चेक किया मेरी पॉकेट से कि क्या मेरे पास उतने पैसे हैं कि मैं फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को पे कर पाऊँ। हाँ जी, है मेरे पास उतने पैसे। अगर कैपेसिटी है मेरी तो क्या करेंगे? प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो। है तो तीसरे नंबर पे क्या करेंगे? प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड, यानी प्रोडक्शन करेंगे और कुछ ओवरहेड को भी तो पे करना पड़ेगा। अब देखो, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। प्रोडक्शन स्टार्ट करते ही 1 दिन 2 दिन बाद में क्या बन गए? मार्कर बन गए। अब ये तो है नहीं कि मैंने स्टार्टिंग में ही बल्क में मार्कर बनवा लिए। स्टार्टिंग में बल्क में मार्कर नहीं बनवाए बल्कि कुछ क्वांटिटी बनवाई। तो क्या निकालेंगे? प्रोडक्शन होने के बाद उस प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालेंगे। ये देखेंगे कि इस मार्कर को बनाने में टोटल कितनी कॉस्ट आई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैपेटिव कंजम्पशन का मतलब क्या है? कैपेटिव कंजम्पशन का मतलब है सेल्फ कंजम्पशन, यानी इस मार्कर को मैं खुद यूज करके देखूंगी। इस मार्कर को मैं खुद यूज करके देखूंगी। अब देखो, हमने याद किया 1 से 4 तक। सबसे पहले क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। इस मार्कर को बनाने में जितनी कॉस्ट लगेगी उसको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में बांट दिया। ठीक है, बांट दिया। फिर मैंने सेकंड नंबर पे चेक किया मेरी पॉकेट को, क्या मेरी पॉकेट में इतने पैसे हैं? क्या मैं इन फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को क्या कर पाऊंगी? पे कर पाऊंगी। सबसे पहले कॉस्ट का क्लासीफाई कर दिया। सेकंड नंबर पे हमने अपनी पॉकेट चेक की, अपनी कैपेसिटी चेक की। हमने बोला हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम ये पे कर पाएँ, ये कॉस्ट पे कर पाएँ, फिक्स और वेरिएबल। बोले ठीक है, अगर आपकी कैपेसिटी है तो करो प्रोडक्शन शुरू। प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड। ठीक है, अगर प्रोडक्शन शुरू किया तो 1-2 दिन बाद में तो मार्कर बन जाएगा। तो मार्कर क्या बन गया? उस मार्कर की कॉस्ट देखेंगे, उस प्रोडक्शन की कॉस्ट देखेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट फॉर कैपेटिव कंजम्पशन। अब ये मार्कर मैं सेल्फ कंज्यूम करके देखूंगी। अब ये मार्कर मैं खुद यूज करके देखूंगी कि ये मार्कर कितना यूजेबल है। ये मार्कर कितना यूजेबल है मैं खुद कंज्यूम करके देखूंगी। ठीक है, मैंने कंज्यूम करके देख लिया, ये मार्कर बेस्ट था।
चार याद हो गए हमारे। सबसे पहले कॉस्ट का क्लासिफिकेशन, फिर देखेंगे कि क्या वो कॉस्ट पे करने के लिए मेरे पास पैसे हैं, अगर हाँ हैं तो प्रोडक्शन शुरू करो। तीसरे नंबर पर प्रोडक्शन शुरू कर दिया, प्रोडक्शन के बाद तो प्रोडक्ट तो बनेगा एक दो दिन में, तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट फॉर कैपेटिव कंजम्पशन, यानी ये प्रोडक्ट मैं खुद कंज्यूम करूँगी, उसकी टोटल कॉस्ट निकाल ली। फिर क्या करूँगी, फिर मैं बैठ के सोच रही हूँ क्या इस प्रोडक्ट को अगर मैं मार्केट में सेल करूँ तो मेरी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कितनी आएगी। देखो फोर्थ नंबर तक प्रोडक्ट एकदम बेस्ट निकला था। फोर्थ नंबर पर मैंने खुद उस प्रोडक्ट को यूज करके देखा तो मैंने सोचा कि प्रोडक्ट तो यूजेबल है, अब क्यों ना इस प्रोडक्ट को सेल किया जाए, क्यों ना इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में बेचा जाए। अब मार्केट में ये तो है नहीं कि मैं बैग भर भर के लेके जाऊंगी, नहीं, बल्कि मैं क्या चेक करूंगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आएगी। फैक्ट्री से मार्केट तक पहुंचाने के लिए इस मार्कर की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आएगी। तो मैंने क्या देखा, मैंने चेक किया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद चेक किया, अब देखो यहाँ पर मैंने देखा कि मटेरियल को बनाकर भेजने की कॉस्ट क्या आएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का भी मैंने आइडिया लगा लिया कि मैं उस पर्सन और उस पर्सन से मैं अपना गुड्स ट्रांसफ़र करवाऊंगी, जिससे मेरी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आएगी, ये भी ठीक है। अब क्या हुआ, अब फाइनल डिसीजन ले लिया यहाँ से। अब क्या है, बल्क में क्वांटिटी, बल्क में क्या बनवाने लगे, मार्कर बनवाने लगे लोग, तो मटेरियल कॉस्ट आएगी, क्योंकि जैसे जैसे मार्कर बनते जाएंगे मटेरियल की कॉस्ट आते जाएगी। मटेरियल मार्कर को बना कौन रहा है, लेबर बना रहे हैं, तो लेबर की कॉस्ट भी आएगी। लेबर कॉस्ट या एम्प्लॉय कॉस्ट एक ही बात है, एम्प्लॉय की कॉस्ट आएगी। अब एम्प्लॉय की कॉस्ट आ रही थी यहाँ पर, देखो यहाँ पर मटेरियल की कॉस्ट आ गई, यानी मार्कर को बनाने के लिए प्लास्टिक तो लेके आ रहे हैं तो उसकी कॉस्ट, साथ में इस मार्कर को बनाएगा कौन, लेबर बनाएंगे, तो लेबर की कॉस्ट। अब कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी का मतलब है कि उपयोग की लागत, यूटिलिटी का मतलब उपयोग, यानी उपयोग की लागत। हमने किसको उपयोग किया, हमने इधर तो मटेरियल को यूज कर लिया, इधर हमने लेबर की सर्विस को यूज कर लिया, तो हम कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी निकाल लेंगे कि हमने दोनों का यूज कर लिया, दोनों का। यूटिलिटी का मतलब क्या है, उपयोग की लागत, यूटिलिटी का मतलब उपयोग की लागत। फिर है मान लो प्रोडक्ट बना भी लिया, यहाँ तक प्रोडक्ट बन गया, अब प्रोडक्ट को पैक तो करना पड़ेगा, इस मार्कर को पैकिंग तो करनी पड़ेगी, तभी तो हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे इसका। तो यहाँ पर आके हमने क्या कर ली, इसकी पैकिंग कर ली, और पैकिंग करने के बाद जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस और हैं, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंस है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, सबको और ऐड कर देंगे। तो हमने 1 से लेके 10 तक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद कर लिए। सबसे पहला था इस मार्कर को बनाने का सोचने के लिए हमने कॉस्ट को क्लासीफाई किया 2 पार्ट में, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अगर सेकंड नंबर पे मैं चेक करूंगी क्या इस कॉस्ट को पे करने के लिए मेरे पास पैसे हैं, जी मैंने पॉकेट में डाल के हाथ देखा, हाँ जी पैसे हैं, पैसे हैं तो प्रोडक्शन शुरू करो। तीसरे नंबर पर प्रोडक्शन शुरू कर दिया, तो अब उस प्रोडक्ट की कॉस्ट भी तो निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं यूज करके देखूंगी उस प्रोडक्ट। सबसे पहले मैंने देखा कि ये प्रोडक्ट कितने में बना, उसकी कॉस्ट देख ली। उसके बाद मैं इस प्रोडक्ट को खुद यूज करके देखूंगी कि मैंने खुद यूज करके देखा, हाँ ये प्रोडक्ट यूजेबल है। अगर यूजेबल है फिर मैं सोच रही हूँ क्यों न इस मार्कर को बना के मार्केट में बेचा जाए। मार्केट में बेचने के लिए क्या कॉस्ट आएगी, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आएगी। एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देख लिया। अब ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को भी मैंने देख लिया कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी मेरे को कम से कम लगानी है ताकि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, अब ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी कम से कम देख ली मैंने। अब बल्क में, अब जब सोच ही लिया कि इस मार्कर को बनाना है और बेचना है तो क्या करना पड़ेगा, बल्क में क्वांटिटी बनाएंगे। क्वांटिटी बनाने के लिए मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मटेरियल कॉस्ट। 7 नंबर पे क्या है, मटेरियल से रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कौन करेगा, एम्प्लॉय करेगा, तो एम्प्लॉय कॉस्ट या फिर लेबर कॉस्ट। अब यहाँ पर एम्प्लॉय को मटेरियल को यूज कर लिया, वहाँ पर एम्प्लॉय की सर्विस को यूज कर लिया, तो हमने क्या कर लिया, उपयोग कर लिया, यूटिलिटी ऑफ कॉस्ट, यूटिलिटी उपयोग की लागत निकाल ली हमने। फिर क्या निकाला, अब उस प्रोडक्ट को बनकर तैयार हो गए, मार्कर बनकर तैयार हो गया, अब पैक तो करना पड़ेगा, तो पैकिंग की कॉस्ट आएगी। और पैकिंग की कॉस्ट के बाद में सारे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर दो, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है सभी डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड कर दो। देखो मटेरियल कॉस्ट यहाँ आ गई, लेबर कॉस्ट यहाँ आ गई, तो डायरेक्ट एक्सपेंस बच गया, वही तो ऐड करने हैं।
उन डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड कर देंगे और प्रोडक्ट को हम मार्केट में सेल कर देंगे। ये है अपनी 1 से लेकर के 10 तक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मिनी सी ट्रिक। क्या ट्रिक थी बताओ? सबसे पहले कॉस्ट का क्लासिफिकेशन। सेकंड नंबर पे क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? अपनी कैपेसिटी चेक करेंगे। थर्ड नंबर पे प्रोडक्शन शुरू करो। फोर्थ नंबर पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और फिर कैपेटिव कंजम्पशन। फिर फिफ्थ नंबर पे क्या था? फिफ्थ नंबर पे था हमने एवरेज कॉस्ट चेक करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की। एवरेज कॉस्ट चेक करेंगे कि इन मार्कर को अगर बनाकर बाजार में सेल करेंगे तो कॉस्ट कितनी आएगी ट्रांसपोर्टेशन की। उसके बाद हमने देखा कि हाँ मटेरियल की कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन की ठीक ठाक आएगी तो प्रोडक्शन शुरू करो तो मटेरियल कॉस्ट आएगी। प्रोडक्शन करेगा उनका लेबर करेगा तो लेबर कॉस्ट आएगी। फिर क्या है 8 नंबर पे हमने एम्प्लॉय को यूज किया, यहाँ पर मटेरियल को यूज किया। हमने क्या कर लिया? उपयोग कर लिया इनका, तो क्या आएगी? उपयोग की लागत यानी यूटिलिटी ऑफ कॉस्ट। फिर क्या है 9 नंबर पर जो बनाया है मार्कर उसको पैक करो और पैक करके मार्केट में सेल करो। और लास्ट में डायरेक्ट एक्सपेंस को भी ऐड कर दो। तो 1 से लेकर 10 तक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने को याद होगी। अब 11 से लेकर 20 तक उसकी हम इसी से मिलती जुलती बनाएंगे, बट इसी ट्रिक को हम आगे नहीं लेके जाएंगे, वो थोड़ी सी डिफर होगी अपनी। देखो अब देखो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 से लेकर के कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 24 तक। अब 1 से लेकर 10 तक अपनी एक स्मॉल ट्रिक थी, वैसे ही एक ट्रिक और बनाते हैं अपन छोटी सी। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 11 किससे रिलेटेड है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब देखो मैं और मेरी फ्रेंड दोनों मिलकर क्या बिजनेस कर रहे थे? इस मार्कर को बनाने का बिजनेस कर रहे थे। दोनों ने बिजनेस क्या किया था? इस मार्कर को बनाकर सेल करने का बिजनेस किया। अब देखो जैसे ये रही मेरी फ्रेंड। अब मेरी फ्रेंड को डिपार्टमेंट कौन सा दिया गया? चाहे मुझे मान लो मुनेश को डिपार्टमेंट दे दिया गया कौन सा? ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को आप संभालोगी। मेरी फ्रेंड बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको संभालेगी, मेरे को ऑफिस का काम दिया गया। अब मैं ऑफिस में गई सबसे पहले 11 नंबर पर। मैं क्या है, मैं 11 बजे उठी और उठकर मैं क्या गई, मैं इतना लेट उठती हूँ 11 बजे ऑफिस में पहुँचती हूँ नहा धो के, और 11 बजे मैं कहाँ जाती हूँ? ऑफिस में जाती हूँ, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ठीक है, मैं 11 बजे कहाँ पहुँच गई? ऑफिस में पहुँच गई। अब देखो ध्यान रखना पहुँचते कितने बजे हैं? ऑफिस 11 बजे। ऑफिस का याद रहेगा, ऑफिस 11 बजे ओपन होता है। अब देखो जैसे ही मैं ऑफिस में पहुँचती हूँ तो मैंने जाके देखा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे को ऑफिस एलोकेट किया गया था। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को याद रखेंगे ऑफिस से, कि पहली बार मेरे को क्या दिया गया? ऑफिस का वर्क दिया गया। जैसे ही मैं ऑफिस में गई तो मैंने देखा सारा ऑफिस तो टूटा पड़ा है, सारे ऑफिस को रिपेयर की रिक्वायरमेंट है। अब क्या करना पड़ेगा? उस ऑफिस का तो रिपेयर करवाना पड़ेगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कहाँ पर आएगी? 12 में। यहाँ पर 11 नंबर याद रख लेना कि ऑफिस में कितने बजे जाती हूँ? 11 बजे जाती हूँ। ऑफिस 11 बजे पहुँच गई। उसके बाद नंबर याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम ट्रिक से याद कर लेंगे। देखो 11 बजे ऑफिस गई, ऑफिस का गेट खुलते ही देखा कि ऑफिस तो जगह जगह से टूटा हुआ है। उसकी क्या रिक्वायरमेंट थी? रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट थी। रिपेयर और मेंटेनेंस की कॉस्ट लगेगी। अब रिपेयर करेगा कौन? रिपेयर तो वर्कर करेंगे, लेबर करेगा। लेबर रिपेयर करेगा तो लेबर को क्या देंगे? लेबर को बुलाया गया और लेबर को लेबर की सर्विस दी गई। लेबर ने क्या किया? पूरे ऑफिस को ठीक कर दिया, और उसके बदले में मैंने लेबर को क्या दे दी? सर्विस दे दी। सर्विस का मतलब क्या है कि उस लेबर की जितनी भी वेजेस बनती थी वो वेजेस उसको पे कर दी। तो सबसे पहले ऑफिस में गई, जाते ही देखा कि ऑफिस टूटा फूटा है, उसको रिपेयर करवाने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, रिपेयर करवाने के लिए लेबर को बुलाया गया। लेबर को क्या पे किया गया? कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर। सर्विस कॉस्ट पे की, लेबर ने अपनी सर्विस प्रोवाइड की, उस पूरे ऑफिस को ठीक किया। उसके बदले में उस लेबर को क्या दी? उसकी सर्विस चार्जेस दे दिए। ठीक है, जब ऑफिस में इतना सारा काम हो रहा था, यानी अगर कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा कहीं तो धूल मिट्टी तो उठेगी, तो पोल्यूशन तो होगा। पोल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट। क्या हुआ? पोल्यूशन हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं ऑफिस में क्या करूँगी खड़ी खड़ी। क्या क्यों? क्योंकि यहाँ तो धूल मिट्टी उड़ रही है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था ऑफिस में, तो रिपेयर का काम चल रहा था। इस वजह से मैं कहाँ चलेगी? मैं सेलिंग डिपार्टमेंट को देखने चलेगी। मैं देखने चलेगी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को। तो क्या आएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड।
मैं जैसे ही मैं सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिव डिपार्टमेंट में जाती हूँ तो वहाँ जाकर मैं देखती हूँ कि प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस तो काफ़ी हाई है, प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस तो काफ़ी हाई है। मैं ये चेक करती हूँ कि ये सेलिंग प्राइस किसकी वजह से आई है। पहला रीज़न तो क्या निकला, डेप्रीशिएशन निकला कि डेप्रीशिएशन या अमोर्टाइजेशन ज़्यादा चार्ज कर रहे हो। दूसरा रीज़न क्या निकला कि इंटरेस्ट और फाइनेंस कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, इंटरेस्ट और फाइनेंस कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। दोबारा से देखते हैं। जैसे 11 बजे जाती हूँ मैं सबसे पहले ऑफिस में जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऑफिस अलॉट कर दिया था। ऑफिस में मैं गई 11 बजे, 12 बजे मैंने देखा कि इसको तो रिपेयर और मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है। अगर रिपेयर और मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है तो करेगा कौन? लेबर करेगा। तो लेबर को लेबर कॉस्ट देंगे। 3 नंबर पे क्या आ जाएगी? सर्विस कॉस्ट आ जाएगी। सर्विस कॉस्ट के बाद नेक्स्ट क्या आ गया? अब अगर लेबर क्या कर रहा था? अपना काम कर रहा था, तो उसके जब वो काम करेगा तो धूल मिट्टी उठेगी, पोल्यूशन तो होगा। तो नेक्स्ट क्या आएगा? पोल्यूशन। अब पोल्यूशन हो रहा था तो मैं कहाँ गई? मैं गई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के पास। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में गई तो पता चला कि कॉस्ट तो काफ़ी बढ़ रही है। कॉस्ट किस रीजन की वजह से? 2 रीजन की वजह से बढ़ रही थी। एक तो डेप्रीशिएशन और अमोर्टाइजेशन की वजह से, और दूसरा क्या था? दूसरा है इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। इंटरेस्ट और फाइनेंस की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, हम ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अगर ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे, कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो सेल्स प्राइस ज़्यादा रखनी पड़ेगी। फिर क्या हुआ कि इंटरेस्ट, एक तो डेप्रीशिएशन की ज़्यादा अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, साथ में इंटरेस्ट और फाइनेंस चार्ज ज़्यादा आ रहे हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब तो रिसर्च करनी पड़ेगी। अब रिसर्च करनी पड़ेगी कि क्या करें कि ये दोनों कॉस्ट कम हो जाएं। तो क्या करनी पड़ेगी? रिसर्च करनी पड़ेगी, रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट। अब मैं रिसर्च कर ही रही थी, इतने में क्या आ गई? मेरी तीसरी फ्रेंड आ जाती है। वो बोलती है कि मेरे को भी बिजनेस में ज्वाइन कराओ। पहले से हम 2 फ्रेंड बिजनेस कर रहे थे, तीसरी फ्रेंड आ जाती है, बोले मेरे को भी बिजनेस ज्वाइन कराओ। मैं क्या कर रही थी? मैं रिसर्च कर रही थी कि कैसे करके मैं फाइनेंस की कॉस्ट को और डेप्रीशिएशन को कम करूं। मैं रिसर्च कर ही रही थी, तभी मेरी एक फ्रेंड आ जाती है। वो बोलती है मेरे को भी ज्वाइन कराओ आपका बिजनेस। मैंने बोला आपको मेरा बिजनेस तभी ज्वाइन कराऊंगी अगर आपके पास बिजनेस करने का लाइसेंस होगा। वो बोली है मेरे पास लाइसेंस। मैंने बोला आपको टेक्नोलॉजी की अच्छी रिक्वायरमेंट नॉलेज है, आपको अभी की ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी की अच्छी नॉलेज है? उसने बोला हाँ। तो मैंने उसको क्या दिया? मैंने बोला कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए बिजनेस का, अच्छे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए लाइसेंस होना चाहिए। उसने बोला ठीक है। मैं उसके लाइसेंस के बदले में उसको रॉयल्टी दूंगी और साथ में मैं उसकी टेक्नोलॉजी को यूज करूंगी। अब क्या करेंगे? अब एक नई पर्सन यहाँ पर एंटर कर गई थी। यहाँ पर एंटर करने से पहले उसको बोला गया कि आपके पास लाइसेंस है? उसने बोला हाँ। लाइसेंस के बदले में क्या देते हैं? रॉयल्टी। रॉयल्टी किसके बदले में देते हैं? कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। अगर मान लो किसी दूसरी फर्म के ट्रेडमार्क को यूज कर रहे हैं, उसके बदले में क्या देंगे? हम रॉयल्टी देंगे अगले पर्सन को। उसके बाद अब वो मेरी फ्रेंड बिजनेस के अंदर आ चुकी है, वो उसको अच्छी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट नॉलेज है, टेक्नोलॉजी की अच्छी नॉलेज है। अब वो क्या करेगी? वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। मेरी फ्रेंड को टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। और अगर वो ऐसा करेगी तो ऐसा करते करते जो ओवरबर्डन था ना कॉस्ट का, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ओवरबर्डन हो गया था कॉस्ट का, तभी तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा रखनी पड़ी। तो धीरे धीरे ओवरबर्डन कॉस्ट का कम हो जाएगा और लास्ट में हम क्या तैयार कर देंगे? कॉस्ट स्टेटमेंट या कॉस्ट शीट तैयार कर देंगे। क्या बताया? सबसे पहले 11 बजते ही मैं ऑफिस में गई, 12 बजते ही मैंने क्या देखा कि इसमें तो रिपेयर की रिक्वायरमेंट है, रिपेयर और मेंटेनेंस। 13 नंबर पे क्या आता है? 13 नंबर पे आता है सर्विस कॉस्ट सेंटर। उस लेबर ने सर्विस प्रोवाइड की थी, उस पूरे ऑफिस को ठीक किया, उसके बदले में उसको सर्विस पे की, उसको उसकी वेजेस दे दी। ठीक है, यहाँ पर वेजेस दे दी। उसके बाद क्या है? ऑफिस में इतना सारा रिपेयर का काम चल रहा था, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को देखाऊँ। जब मैं सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को देखने गई तो मैंने देखा तो सेलिंग कॉस्ट तो काफ़ी हाई है। सेलिंग कॉस्ट हाई क्यों रख रखी है? क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है, टोटल कॉस्ट ज़्यादा है। टोटल कॉस्ट बढ़ने का रीज़न क्या था? पहला रीज़न था कि डेप्रीशिएशन ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। दूसरा रीज़न था कि इंटरेस्ट और फाइनेंस की कॉस्ट ज़्यादा चार्ज हो रही है। अब इसको कैसे न कैसे करके तो कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ? मैं रिसर्च और डेवलपमेंट कर रही हूँ। मैं रिसर्च कर रही हूँ कैसे न कैसे करके इस कॉस्ट को, इन दोनों कॉस्ट को कम किया जाए। तभी जब मैं रिसर्च कर ही रही थी तो इतनी देर में मेरी एक फ्रेंड आ जाती है।
मेरी फ्रेंड कितनी साल की थी, 19 साल की थी, ये याद रखना। मेरी फ्रेंड 19 साल की थी और वहाँ पर बोलती है कि मेरे को भी बिजनेस को ज्वाइन कराओ। अब मैं क्या हो चुकी हूँ, अब मैं माइनर नहीं रही, अब मैं क्या होगी, अब मैं माइनर नहीं रही हूँ, अब मैं मैच्योर हो चुकी हूँ, अब मेरे को भी बिजनेस ज्वाइन कराओ। अब मैंने बोला ठीक, अभी 19 ईयर्स की होगी तो आ जाओ बिजनेस ज्वाइन कर लो। उसने बिजनेस ज्वाइन किया। अब मैंने बिजनेस ज्वाइन करने से पहले पूछ लिया था क्या आपके पास लाइसेंस है, उसने बोला हाँ लाइसेंस है। तो उस लाइसेंस के बदले में उसको क्या रॉयल्टी दे देंगे और क्या करेंगे, उसको पूछा गया था क्या टेक्नोलॉजी की नॉलेज है आपको, उसने बोला हाँ। अगर नॉलेज है उसको टेक्नोलॉजी की, तो अब क्या करेगी मेरी जो नई फ्रेंड आई है वो क्या करेगी, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करेगी, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करेगी, जिससे क्या हो जाएगा, जो कॉस्ट का ओवरबर्डन था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कॉस्ट का ओवरबर्डन कम हो जाएगा। और एट द एंड हम क्या तैयार करेंगे, कॉस्ट स्टेटमेंट को तैयार करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ ए रेवेन्यू इन कॉस्ट शीट, रेवेन्यू की ट्रीटमेंट शो करेंगे कॉस्ट शीट में। आपको इतना ही ध्यान रखना है, कॉस्ट स्टेटमेंट आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 24, यानी सबसे लास्ट में जाकर हम कॉस्ट शीट तैयार करेंगे, कॉस्ट स्टेटमेंट तैयार करेंगे। तो ये था अपना कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंसेप्ट। थैंक यू।